नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय आज आप लोगों के लिए लेकर आए फिर जो कल का टॉपिक छूट गया था। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ये जो मिसले थे, मिसल में जो उनके संप्रदाय थे, सिख संप्रदाय थे, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद जो सिख धर्मगुरु थे, सिख धर्मगुरुओं को भी हम लोग क्रम वाइज डिस्कस कर रहे थे, जिनमें से क्रम 8 तक 8वें गुरु तक हो चुके थे। ठीक, 8वें गुरु के बाद जो 9वें गुरु थे हरगोबिंद सिंह, ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस आज करने वाले हैं। ठीक, जो 9वें गुरु थे कौन थे? गुरु तेग बहादुर। कौन से थे? गुरु तेग बहादुर। फिर इसके बाद 10वें गुरु, क्योंकि 10 ही गुरु थे, तो 10वें गुरु तक पूरे हम लोग आज जो 2 गुरु बच्चे उनकी चर्चा करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना बात, जो 2 गुरु बचाए हैं मैंने, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोगों ने ये अभी नया वीडियो देख रहे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लिया करिए। ठीक है, कोशिश कर, उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यानी आपको प्लेलिस्ट बनी है तो उसे आप सर्च कर लीजिए। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री में प्लेलिस्ट बनी है, उससे आप क्या कर सकते हैं, सर्च करके पूरा वीडियो आप क्रम वाइज देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब शुरू करने से पहले अब डालिए 9वें गुरु। 9वें गुरु, 9वें नंबर कौन थे? गुरु तेग बहादुर। टाइम पीरियड 1664 से 1675 तक। चलिए, इनके बारे में केवल एक जानकारी आप रख लीजिए, क्योंकि दरअसल औरंगजेब था, इस समय शासन का चल रहा औरंगजेब का, और ये जो इनको औरंगजेब इस्लाम धर्म स्वीकार करवा रहा है कि आप लोग इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया तो क्या कर, इनकी हत्या करवा दी गई थी। ठीक, गुरुद्वारा के निकट या दिल्ली में ही इनकी हत्या करवा दी गई थी। चलिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। औरंगजेब ने, हाँ, औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण, इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण एक स्थान है वहां पर शीशगंज, न करने के कारण शीशगंज कहां पर है? दिल्ली में। शीशगंज में दिल्ली में गुरुद्वारा के पास इनकी हत्या करवा दी। इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये पॉइंट इनका एक ही पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ढेर सारे पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ आता है कि औरंगजेब ने किस नंबर के गुरु को इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण उनको फांसी पर चढ़ा दिया? कौन सा है, मतलब हत्या करवा दी? 9वें गुरु थे, नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। टाइम पीरियड क्या है? 1664 से और 1675 तक। ये टाइम पीरियड आप समझ गए होंगे। चलिए, अगले जो 10वें गुरु, इंपॉर्टेंट यही है क्या ना, इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। 10वें गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले और लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बात। और कोई याद रहे ना याद रहे, लेकिन पहला और लास्ट में जरूर याद रखना। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। टाइम पीरियड क्या है? 1675 से 1708। क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ ये सकता है, इससे डायरेक्ट ना पूछकर आपसे औरंगजेब से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय किस नंबर के गुरु का कार्यकाल था? तो कहा 10वें गुरु या अंतिम गुरु, ऐसा कुछ क्वेश्चन कर सकता है, या नाम देकर आ सकता है। तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे जिस समय, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो 1708 तक ये रहे, तो इसका मतलब ये यही थे। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन बन सकता है। ये
ये सिखों के कि 10वें गुरु या एवं अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे, ठीक है ना। कौन थे? सिखों के 10वें या अंतिम गुरु, ठीक। 10वें कह सकते हैं या अंतिम गुरु, क्योंकि 10 ही नंबर तक इनके गुरु थे, यही थे 10वें नंबर के, यही थे अंतिम गुरु, ठीक। चल, इनका जन्म, क्वेश्चन ये पूछता है यहां से है, इनका जन्म बहुत बार क्वेश्चन में आया, ठीक है ना। जो बिहार पीएससी से दे रहे हैं इनको ये जरूर याद रखना। इनका जन्म कब हुआ? 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में कहाँ पर? पटना में। पटना कहाँ पर? बिहार में। क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है कि किस नंबर के गुरु या किस सिख गुरु का जन्म पटना में बिहार में हुआ था, तो कौन से है? ये गुरु गोविंद सिंह। अगला लिखें। और इनका जन्म तो यहाँ हुआ। और अच्छी बात, इन्होंने अपने आप को क्या कहा? इन्होंने अपने आप को सच्चा पादशाह कहा। सच्चा पादशाह कहा, ठीक है ना। अपने आप का सच्चा पादशाह कहा कि हम ही अच्छा धर्म को पालन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ये जो अब लिखने जा रहा हूं, इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार, ये 5 ककार कौन कौन है देख लीजिए। जो आप लोग देखते हैं सिख धर्म में, सबसे पहले का मतलब 5 ककार, 5 का पहले का मतलब होता है केस। जो बाल नहीं बड़े बड़े रखे रहते हैं, उनका मतलब क्या होता है? केस। 5 ककार अर्थात केस। फिर दूसरा का क्या है? केस। फिर कंघा। तीसरा का कृपाण मीन्स वो छोटे से बरसी टाइप लिए रहते ना, तलवार टाइप में, वही कृपाण। चौथा का है कच्छा। बहुत बड़ा कच्छा भी पहनते, ठीक, कच्छा। और जो लास्ट का है कड़ा। ये 5 का आकार है। कौन कौन? क्वेश्चन आ सकता है कि 5 ककार की संकल्पना किस गुरु ने दी थी, तो कौन दी थी? गुरु गोविंद सिंह। 5 ककार कौन कौन? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये उनके धर्म की मूल भावना है। क्या? कौन कौन? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। ये 5 ककार हैं, ठीक। चलिए, और ये तो कि ये आपको जो भी सिख होगा, ये 5 चीज़ उसके पास रहना ही चाहिए। आप देख रहे हैं, रहते भी हैं कि उनके पास बड़े बड़े बाल होते हैं और कंघा भी रखे रहते हैं और कृपाण, छोटे छोरी भी रखे रहते हैं, ठीक है। कृपाण उसको बोलते हैं, ठीक। और फिर कच्छा और कड़ा मोटा कड़ा पहने रहते हैं ना, तो कड़ा। ये 5 ककार। और तथा नाम के आगे, तथा क्या करें? इन्होंने क्या किया? अपने नाम के आगे सिंह शब्द जोड़ने को कहा। अपने नाम के आगे क्या है? सिंह शब्द जोड़ने को कहा। कि भैया अब जो भी आप देखते होंगे, जितने भी सिख होंगे, सब लोग सिंह, ये गुरमीत सिंह, ये फलाने सिंह, ढिकाने सिंह, ऐसे सिंह आते ना, ये इन्होंने सिंह शब्द जोड़ने की परंपरा नाम के आगे सिंह शब्द जोड़ने की परंपरा इन्होंने ही लॉन्च की, ठीक है। और इनका निवास कहाँ था? कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन वैसे पूछेगा ना, जन्मस्थान जरूर पूछेगा। निवास था आनंदपुर, ठीक है। आनंदपुर साहिब बोलते हैं, आनंदपुर साहिब। और कार्यस्थली में काम कहाँ से करते थे ये?
इनकी कार्यस्थली थी पाओता, पाओता कार्यस्थली थी पाओता। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। क्वेश्चन पूछ सकता है खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी। खालसा, अगला पॉइंट है खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1699 में। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की है। ठीक, तो ये पॉइंट आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, ये पॉइंट आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो। ठीक, तो एक दो पॉइंट इनके अब नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक, जो सरहिंद के, हम यहाँ पॉइंट लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या मिटा के लिख ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक, अब इसी पॉइंट, अगला पॉइंट है इनके आगे। ठीक है, जो इनका अगला पॉइंट है, सरहिंद के मुगल फौजदार सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां ने गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र, या गुरु गोविंद सिंह दो पुत्रों, कौन कौन थे? फतेह सिंह, ठीक है, फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया। जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के कितने पुत्रों का या उनका क्या नाम था जो जिनको दीवार पर चुनवाया गया, तो ये पूछ सकता है। या गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को किसने चुनवाया था? तो मुगल फौजदार थे। कौन? जोरावर खां, सॉरी वजीर खां, उन्होंने करवाया था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है इनका, ये बात 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने, गुल खां याद रखना, पूछा जाता है काफी बार क्वेश्चन, गुल खां नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। तो यहीं से 10वें एवं अंतिम गुरु का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। फिर उन्हीं की भक्ति में सिख धर्म अपना आगे जो संप्रदाय थे उसी हिसाब से चल रहा था। ठीक, तो ये दो पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, ये पॉइंट आप लोगों ने क्या कर नोट कर लिए हो, 2 पॉइंट। ठीक, चलिए अब आंग्ल सिख संबंध की थोड़ी बारी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इनके भी 2 सिख युद्ध लड़े गए, 2 आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग करके इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। ठीक, चलिए अब एक हेडिंग डाल सकते हैं आप, आंग्ल सिख संबंध। आंग्ल सिख संबंध। ठीक, और अंग्रेजों और सिखों के संबंध क्या थे? ठीक, चलिए आप जानते हैं कि अंग्रेजों के बाद पहले तो संबंध ठीक ठाक रहते हैं किसी के साथ, इसके बाद क्या होते हैं, वो बिगड़ने लगते हैं। फिर अंग्रेज क्या करते हैं, उस राज्य पर हमला करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सिख राज्य में सबसे जो शक्तिशाली राजा थे, जो सिख राज्य में सबसे जो शक्तिशाली राजा थे, उनका नाम था महाराज रणजीत सिंह। कल मैंने इसकी चर्चा भी की थी। क्या नाम था? महाराजा रणजीत सिंह।
कल इसकी मैंने थोड़ी चर्चा भी की कि इनके दादा कौन थे, पापा कौन थे, चरक सिंह, ठीक है, किस मिसल के प्रधान थे, ये मैंने आपको चर्चा कल की थी, ठीक। उन्हीं के बारे में कुछ चर्चा कर लेते थे जब ये राज्य बने, ठीक। और ये काफ़ी शक्तिशाली राजा थे, काफ़ी राज्यों में इनका प्रसार कर रहे थे अपना राज्य, ठीक। तो इन्हें लाहौर, अब जो इसके जो इनका इलाका था, काफ़ी आसपास के इलाकों में बहुत सारे इलाका जीत लिए, जिससे अंग्रेज भयभीत हो गए। फिर अंग्रेज जो कुछ जो किनारे जीते थे, जो वो लोग चले गए उनके अंग्रेजों के पास। तो जब अंग्रेजों के पास चले जाते हैं तो अब फिर इनके साथ मजबूरन में क्या करना पड़ता, फिर संधि करना पड़ता कि आप ऐसा ना करिए। तो क्या कर, संधि करते हैं। इसके बाद फिर संधि के माध्यम से अब कुछ अपूर्ण संधि करते हैं, तो सही संधि नहीं होती, फिर दोबारा से फिर युद्ध शुरू हो जाता है। इनके मृत्यु के बाद जो छोटे छोटे, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, यही शक्तिशाली राजा थे, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो छोटे राजा आते हैं, मतलब इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो मजबूत नहीं होते, जिनके कारण दो युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल युद्ध, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो होते हैं, दो युद्ध होते हैं, जिसके माध्यम से फिर पूरे जो सिख राज्य होता है उसको बाद में अंग्रेज हड़प लेते हैं। वो हम लोग पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं। चलिए, जो महाराणा रणजीत सिंह थे, ठीक, चलिए, तो मैंने आपको इनकी बेसिक कहानी में बता चुका था, इनका जन्म कहाँ हुआ, क्या कैसे, ठीक है। तो अब केवल इनके थोड़ा सा जो उन्होंने अधिकार किया और इनके पास संबंध कैसे अच्छे थे या खराब थे वो हम लोग जानकारी करेंगे, ठीक। तो महाराजा रणजीत सिंह थे, इन्होंने जुलाई 1799 में ईस्वी में क्या गए, आक्रमण करते करते अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। तो लाहौर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1805 ईस्वी में 1805 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर? अमृतसर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद ये बढ़ते ही जा रहे थे। 1806, 1807, 1806, 1807 पर इन्होंने कहा पटियाला, नाभा व जिंद पर अधिकार कर लिया। जब ये जिंद पर अधिकार कर लिए तो ये पटियाला के राजा, नाभा और जिंद जो इलाके, ठीक है, और ये पहुंच गए अंग्रेजों के पास। जब ये अंग्रेजों के पास पहुंच जाते हैं तो अंग्रेज इनकी सहायता करते हैं, ठीक है, अंग्रेज इनकी सहायता करते हैं। फिर एक संधि होती है, एक संधि होती है। अंग्रेज इस समय कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ हैं, ठीक है। तो एक संधि की जाती है किसके बीच में? जो अंग्रेज रहते हैं चार्ल्स मेटकॉफ व किसके? रणजीत सिंह के साथ। रणजीत सिंह के मध्य संधि का नाम अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि के मध्य किसकी संधि होती है? अमृतसर की संधि होती है। कब होती है? 25 अप्रैल 1809। कब होती है? 25 अप्रैल 1809। 1809 को एक संधि होती है। तो ये विस्तार वाला काम था, ये युद्ध वाला काम था, ये रुक जाता है, ठीक। चलिए, अब इनके जो रणजीत सिंह थे, इनके प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ देख लेते हैं। इनके प्रधानमंत्री थे, कभी क्वेश्चन पूछ लेता, ठीक। प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था ध्यान सिंह। ये डोगरा सरदार थे ना, डोगरा सरदार के प्रमुख थे। डोगरा सरदार थे, कहाँ के? राजस्थान के डोगरा सरदार थे। डोगरा सरदार ही इनके क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और इनके जो विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री नाम था फकीर क्या था? फकीर अजीजुद्दीन। नाम क्या था? फकीर अजीजुद्दीन, इनके विदेश मंत्री, ठीक। इनके वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री दीनानाथ। इनके ये 3 प्रमुख पद थे। और जो इनकी अदालत को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन पूछ सकता है। जो इनकी अदालत थी, जिनकी क्या थी? अदालत या सर्वोच्च अदालत थी। जिनकी सर्वोच्च अदालत थी, इनको बोला जाता था अदालत ए आला। अदालत ए आला।
क्वेश्चन पूछ सकता है कि अदालत ए आला क्या थी, क्या था ये? सर्वोच्च अदालत थी या सुप्रीम कोर्ट था किसका? राजा रणजीत सिंह का। ठीक है, चलिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि संसार की सबसे सुंदर फौज किसकी थी? तो कह सकते हैं राजा रणजीत सिंह थे। तो किसने कहा था? जो लॉर्ड ऑकलैंड थे अंग्रेज, वो उन्होंने कहा था। यहां लिख लेते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह के घुड़सवारों को, किसके? घुड़सवारों को संसार की सबसे सुंदर घुड़सवारों को संसार की सबसे सुंदर फौज बताया है। फौज कहा है या बताया है? ठीक है, कि सबसे सुंदर फौज इन्हीं की। ठीक, चलिए। और फिर इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, जो इनकी मृत्यु हो गई 28 जून, कभी 27 लिखा है, कभी 28 लिखा है, तो परेशान नहीं होना। तो 27 या 28 जून 1839 ईस्वी में, जब एक बड़ा राजा खत्म होता है, इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी निकम्मे निकल जाते हैं। जब उत्तराधिकारी निकम्मे निकल जाएंगे तो आपको पता होगा क्या? राज्य पूरी तरह बिखर जाता है। और पहली बात तो जो इनके उत्तराधिकारी थे, इनमें ही लड़ाई शुरू हो जाती है। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन से थे? सीरियल देख लेना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। उत्तराधिकारी, ठीक है, कौन से? खड़ग सिंह थे। कौन थे? खड़ग सिंह, खड़ग सिंह, ठीक। खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, फिर शेर सिंह, खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, या नैनिहाल या नौनिहाल लिखा रहता है। ठीक है, तो आप परेशान न होना, नौनिहाल या नैनिहाल। ठीक है, और कभी कभी ये इसलिए नौनिहाल भी लिखा रहेगा। ठीक है, नौनिहाल, तो आप परेशान न हो। नौनिहाल, शेर सिंह, फिर लास्ट में आते हैं दिलीप सिंह। दिलीप सिंह ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये जब प्रथम आंग्ल युद्ध होता है, इसके लास्ट में होते हैं दिलीप सिंह। ठीक है, दिलीप सिंह सबसे लास्ट जो सिख राजा होते थे बाद में, लास्ट में कौन थे? दिलीप सिंह। ये जो राजमाता होती है, राजमाता झिंदन, ठीक है, राजमाता झिंदन या जिंदा बोलते थे, राजमाता जिंदन के सहयोग से या उनके संरक्षण में ये राजा होते हैं। दरअसल अंग्रेज इनके राज्य को ले लेते हैं और इनको पढ़ने की बच्चा, अभी तुम छोटे हो, तुम पढ़ने के लिए चले जाओ। ठीक है, इसी तरीके से एक इन्हीं के कार्यकाल में जो ये इनके छोटे भैया थे, छोटे भैया मीन्स कह सकते हैं जो इनके कमजोर शासक थे, किसके? राजा रणजीत सिंह के जो कमजोर राजा थे, इन्हीं कारण पूरा राज्य बिखर जाता और अंग्रेजों के मध्य 2 युद्ध होते हैं। 2 युद्धों में इनका पूरा राज्य पतन हो जाता है और फिर जो 2 संधियों के माध्यम से इनकी और बेइज्जती होती है। इसके माध्यम से पूरा राज्य इनका धीरे धीरे चला जाता है और दिलीप सिंह को बाद में विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं, जिसके कारण पूरा साम्राज्य चकनाचूर हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ ये जो आपको आंग्ल सिख संबंध थे, यहीं से ये खत्म होता है। ठीक, अब जो छोटे छोटे युद्ध हुए इनके, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग उनमें ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? बात है भाई, आपको इतिहास का ज़्यादा विद्वान नहीं बनना है ना। इतिहास आपको मैं तो पढ़ा दूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। ठीक, दरअसल बात है कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। भाई बहुत सारी चीज़ें पढ़ लें लेकिन उसमें आए कुछ ना, भाई एनर्जी वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, एनर्जी वहाँ लगाया जाए जहाँ से हमारा कुछ फ़ायदा मिल सके। ठीक, तो हम लोग इसी कड़ी के साथ साथ हम लोग अब
अंग्रेजों की राजस्व व्यवस्था समझें कि ये महालवाड़ी क्या है, रैयतवाड़ी क्या है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम पूरा उनके राजस्व, हाँ राजस्व प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला वीडियो कभी स्किप मत करना, ठीक है। जब आने वाला वीडियो होगा उसको आप स्किप जरूर नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से कहीं ना कहीं बन जाता है कि रैयतवाड़ी कितने % पर थी, कितना इलाका था ब्रिटिश का, क्या कैसे था। ये पूरी मैं आपको विस्तार से, जब एक बार आप पढ़ लेंगे ये रैयतवाड़ी महालवाड़ी व्यवस्थाएं, तो आप कभी जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। जहाँ ट्रिक की जरूरत है हम ट्रिक, बिना ट्रिक के पहली बार कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट ऐसा बता देंगे कभी आपको भूलने की कोई नौबत ही नहीं है, पूरा क्लियर रहेगा। हाँ, रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत से लोगों तक शेयर जरूर करते रहिए, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, राजस्व जो ब्रिटिश की राजस्व व्यवस्था है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।